वेलकम बैक दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे अस्थमा क्या होता है और इससे बचने का तरीका क्या है, और अस्थमा कैसे हो जाता है और इसका इलाज क्या है, और हम कैसे पहचान पाएंगे पेशेंट की कंडीशन को देखकर कि इसको अस्थमा हुआ है या और कोई बीमारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर अस्थमा क्या है। अस्थमा इज़ ए क्रोनिक डिसीज़ ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी अस्थमा सांस की नलियों के एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है। यानी कि अस्थमा एक क्रोनिक डिसीज़ है जो कि हमारी सांस की नली में हो जाती है। इन दिस कंडीशन एयरवे बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो एंड प्रोड्यूस एक्सेस म्यूकस। इस कंडीशन में क्या होता है, सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और वे चौड़ी हो जाती हैं और ज़्यादा बलगम बनने लगता है। यानी कि अगर किसी को अस्थमा हो गया तो उसकी जो सांस की नली होती है, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स, वो क्या होती हैं, वो चौड़ी हो जाती हैं और उसमें सूजन हो जाती है। इस वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। दिस मेक्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, जिससे कि सांस लेने में परेशानी होती है। आगे बढ़ें। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो हमारे सांस लेने का प्रोसेस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका ढांचा क्या है कि हम कैसे सांस लेते हैं। एयर इंटर्स थ्रू, यानी कि हवा हमारे शरीर में ऐसे जाती है, कैसे, नोज़, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, अल्वुलाई। यानी कि हम हवा को सांस लेते हैं किसके ज़रिए, नाक के ज़रिए। नाक के ज़रिए हवा हमारे कहाँ जाती है, ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया से ब्रोंकी में जाती है, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स में जाती है, फिर वो अल्वुलाई में जाती है। अस्थमा मेनली इफ़ेक्ट ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी कि जो अस्थमा होता है वो किसको इफ़ेक्ट करता है, ज़्यादातर ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स को। इस वजह से इनमें सूजन आ जाती है जिससे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। यानी कि हम कैसे सांस लेते हैं, नाक के थ्रू सांस लेते हैं, फिर कहाँ जाती है हवा, ट्रेकिया में जाती है, फिर ब्रोंकी में जाती है, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाती है, फिर अल्वुलाई में जाती है। जब हमारी ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाती है, इसकी जो नली होती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं, तो हवा प्रॉपर तरीके से अंदर जा नहीं पाती और अंदर जो हवा गई है वो प्रॉपर तरीके से बाहर आ नहीं पाती है। इस वजह से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ अस्थमा हैपेंस, यानी कि आखिर अस्थमा कैसे हो जाता है, किन कारणों से हो जाता है। तो हम बड़ी ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एलर्जन इंटर्स, यानी कि जो एलर्जी के कण होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। कौन से कण, जैसे कि डस्ट, धूल हो गई, स्मोक, धुआं हो गया, पोलन यानी पॉल्यूशन हो गया। यानी कि धुआं या धूल हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है तो उससे हमें एलर्जी हो जाती है, इससे हमें अस्थमा हो सकता है। तो ये क्या करती है हमारी बॉडी में इंटर होकर, इट रीच लंग्स, ये हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है। क्या, धूल, मिट्टी और पोल्यूशन, ये हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है फिर वो ओवर रिएक्ट करने लगता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अदर पार्टिकल जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा वो ओवर रिएक्ट करने लगेगा। जाहिर सी बात, धूल, मिट्टी, धुआं जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो फेफड़ों में पहुंचेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा वो ओवर रिएक्ट करने लगेगा। जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट, तो नालियों में क्या होगा, सूजन आने लगेगी। फिर क्या होगा, ब्रोंकोस्पास, यानी कि फिर जो होगी नालियाँ जो होंगी वो सिकुड़ने लगेंगी। फिर म्यूकस फॉर्मेशन इंक्रीज, बलगम ज़्यादा बनने लगेगा। एयरवे बिकम्स ब्लॉक, और जो हवा जो होगी, नली जो होगी वो हवा आने की और ले जाने की वो क्या होगी, बंद हो जाएगी। पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, ऐसी कंडीशन में जो मरीज़ होगा वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएगा। यानी हमने जाना कि अस्थमा कैसे हो जाता है। कोई एलर्जी का जो डस्ट या पार्टिकल होता है वो अदर पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, फिर वो हमारे फेफड़ों में जाता है। जब वो फेफड़ों में जाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है वो ओवर रिएक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नालियों में सूजन आ जाती है, यानी ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रोंकोस्पास में नालियाँ सिकुड़ जाती हैं,
फिर वो क्या करने लगती हैं, बलगम ज़्यादा बनाने लगती हैं, यानी कि म्यूकस फॉर्मेशन इंक्रीज, वो बलगम ज़्यादा बनाने लगती हैं। फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एयरवे बिकम ब्लॉक, जो नालियाँ होंगी सांस लेने की वो बंद होने लगेंगी। पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, ऐसी कंडीशन में मरीज जो होगा प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि जब किसी पेशेंट को अस्थमा हो गया ये सारी रीज़न की वजह से, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, यानी उसकी बॉडी के अंदर फिर चेस्ट के अंदर क्या होने लगेगा, स्वेलिंग ऑफ एयरवे, जाहिर सी बात है कि उसके एयरवे में क्या होगा, सूजन आएगी। टाइट मसल्स, उसकी जो मांसपेशियां होंगी वो टाइट हो जाएंगी। थिक म्यूकस, ऐसी कंडीशन में जो बलगम होगा वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। एयर फ्लो डिक्रीज, हवा का आना जाना कम हो जाएगा, जिससे उसको सांस फूलने लगेगी। अब हम बात करते हैं आखिर कितने टाइप्स का अस्थमा होता है। तो इसकी टोटल 5 किस्में होती हैं, यानी कि 5 टाइप्स होती हैं। हम एक एक करके हर टाइप्स को बताते जाएंगे। नंबर 1 पर जो इसकी टाइप आती है वो होता है एलर्जिक अस्थमा, यानी कि एलर्जिक अस्थमा किसे कहते हैं, कॉज्ड बाय डस्ट पॉल्यूशन स्मोक, यानी कि जो धूल से, मिट्टी से, डस्ट से अगर किसी को एलर्जी है तो उसको क्या हो सकता है, एलर्जिक अस्थमा। नंबर 2 पर जो आता है नॉन एलर्जिक अस्थमा, इसमें क्या होता है, कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, स्ट्रेस और कोल्ड, ये सर्दी जुकाम की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, नॉन एलर्जिक अस्थमा। यानी एलर्जिक अस्थमा वो होता है जो धूल, मिट्टी या धुआं से हो जाए। नॉन एलर्जिक अस्थमा वो होता है जो खांसी से, सर्दी से, या टेंशन लेने की वजह से, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो। नंबर 3 पर हम जो बात करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, यानी कि ज़्यादा हैवी वेट उठाने से, ज़्यादा जिम जाने से या ज़्यादा कसरत करने से ये अस्थमा हो जाता है। यानी ओवर ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से, जिम में गए, ज़्यादा वजन उठा लिए तो सांस फूलने लग जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में अस्थमा हो सकता है। तो इसको क्या आप बोलते हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। नंबर 4 पर जो टाइप्स आती है उसका नाम है एक्यूपेशनल अस्थमा। ये क्या होता है, कॉज्ड बाय केमिकल फैक्ट्री डस्ट, यानी कि कोई इंसान बड़े ही लंबे समय से किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, या ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ धूल उठ रही है, तो उसको केमिकल में जो चीज़ें मिली होती हैं उसकी वजह से भी उसको अस्थमा हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, यानी काम से जुड़ा हुआ अस्थमा। नंबर 5 पर जो टाइप्स आती है वो है चाइल्डहुड अस्थमा। चाइल्डहुड अस्थमा क्या है, अकर्स इन चिल्ड्रेन, बच्चे में होने वाला अस्थमा, यानी जो बच्चा पैदा होता है या बचपन में ही उसको अस्थमा हो जाता है, उसको बोलते हैं चाइल्डहुड अस्थमा। अब हम कॉजेज़ की बात कर लेते हैं कि यानी कि किन कारणों से अस्थमा होता है। तो डस्ट, धूल से, स्मोक, धुआं से, कोल्ड एयर, ठंडी हवा से, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, और ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, और स्ट्रॉन्ग स्मेल, यानी कि ज़्यादा अगर हम परफ्यूम, तेज़ स्मेल वाली परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं उससे भी अस्थमा हो सकता है। जेनेटिक भी अस्थमा हो सकता है, यानी किसी को परिवार में रहा है तो उससे आने वाले बच्चे को भी हो सकता है, तो ये जेनेटिक होता है। अब हम बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, यानी कि अगर किसी को अस्थमा है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे, हम कैसे पहचान पाएंगे कि इसको अस्थमा है या और कोई दिक्कत। सबसे पहले जिसको अस्थमा होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूला करेगी। वीजिंग, जब उसकी सांस फूलेगी तो उसकी छाती से जो होगी सीटी जैसी आवाज़ निकलेगी, वीजिंग। और फिर क्या होगा, चेस्ट टाइटनेस, उसकी जो छाती में जकड़न उसको महसूस होगा, किसी ने जकड़ लिया हो, दाब के रखा हो। कफ एट नाइट, रात में अक्सर करके रात में खांसी आएगी। फास्ट ब्रीदिंग, तेज तेज सांस लेना, यानी कि क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस फूलने की दिक्कत, सीटी जैसी आवाज़ होगी, छाती में जकड़न होगी, रात में अक्सर करके खांसी आया करेगी, और तेज़ तेज़ सांसें चलने लगेंगी। तो अगर किसी में इस तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उसको अस्थमा हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की, यानी कि हमने देख लिया कि इस टाइप के सिम्टम्स किसी को नज़र आ रहे हैं तो उसको अस्थमा हो सकता है, तो हम क्या उसके लिए जांच करा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले होती है स्पेरोमेट्री जांच, यानी कि इसमें फेफड़ों की कार्य क्षमता देखी जाती है कि जो हमारे फेफड़े हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद होती है पीक फ्लो मीटर, यानी सांस की ताकत को मापना। इसमें ये देखा जाता है कि सांस कितनी लंबे समय तक रोक रहे हैं, किस हिसाब से सांस ले रहे हैं।
उसके बाद चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं, इससे भी पता चल सकता है कि पेशेंट को अस्थमा है या कि नहीं। और उसके बाद ब्लड टेस्ट, खून की जांच से भी पता लगाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो इसमें ट्रीटमेंट जो होता है, अगर किसी पेशेंट को अस्थमा हो गया तो इसमें 3 टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाता है। नंबर 1, इसमें मेडिसिन चलती हैं। कौन सी मेडिसिन चलती हैं? ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन, जैसे कि सल्ब्यूटामॉल। ये क्या करती हैं? ये सांस लेने की नली को चौड़ा करती हैं, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। उसके बाद स्टेरॉयड मेडिसिन भी दी जाती हैं, जो कि क्या करती हैं? सूजन को कम करती हैं। और एंटीहिस्टामिन मेडिसिन भी दी जाती हैं, जिससे एलर्जी कम होती है। नंबर 2 पे इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? पेशेंट को इन्हेलर दिया जाता है, जिससे कभी भी उसकी तेज़ी से सांस फूलने लगे तो वो इन्हेल कर सके। उसके बाद निबुलाइज भी कराते हैं, जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। नंबर 3 पर इसमें ट्रीटमेंट क्या किया जाता है? अगर ज़्यादा ही उसको सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो इसमें ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से पेशेंट जो है सांस ले सके। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। अगर आप किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही हैं, नर्स हैं, और आपका पेशेंट है, तो आपको अपने पेशेंट की कैसे देखभाल करना है? तो हमें क्या क्या करना है? मॉनिटर ब्रीथिंग। सबसे पहले उसकी सांस पे नज़र रखना कि उसकी सांस उखड़ तो नहीं रही है, सांस तेज़ी से तो नहीं ले रहा है। चेक ऑक्सीजन लेवल, उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है, प्रॉपर तरीके से उसको ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही है। गिव ऑक्सीजन, अगर उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो फिर हमें क्या करना है? उसको ऑक्सीजन देना है। उसके बाद फॉलर्स पोजीशन, उसकी मरीज़ को क्या करना है? बैठा कर रखना है। निम्बुलाइजेशन, उसको भाप ही देना है। और टेक इन्हेलर, उसको इन्हेलर देना है। अब बात कर लेते हैं हम प्रिवेंशन की, कैसे हमें बचाव करना है ताकि हमें फ्यूचर में कभी अस्थमा ना हो, किन किन चीज़ों से बचना है। अवॉइड डस्ट एंड स्मोक, हमें धूल मिट्टी से और धुएं से बचना है। यूज़ मास्क, हमेशा मास्क पहनना। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या मार्केट जा रहे हैं, तो हमें मास्क पहन के रखना है। हो सकता है किसी और को अस्थमा हो, वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो जो उसके मुंह से पार्टिकल निकल सकते हैं, वो हवा में तैर सकते हैं, और हम ऐसी कंडीशन में सांस ले रहे हैं तो हमको भी अस्थमा हो सकता है। और ताकि हम मास्क का यूज़ करें, धूल मिट्टी से भी बच सकें। क्लीन इन्वायरमेंट, साफ़ सफाई अपनी जगह पर रहना है, अच्छे से माहौल में रहना है। अवॉइड कोल्ड, ठंडी चीज़ों से बचना है। रेगुलर मेडिसिन, और टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते रहना है अगर किसी को अस्थमा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन की, यानी अगर किसी को अस्थमा है, उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके साथ क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या मुश्किलात सामने आ सकती हैं। स्टेटस अस्थमेटिकस, यानी बहुत गंभीर उसको अटैक पड़ सकता है। रिस्पिरेटरी फेलियर, सांस बंद होने का खतरा है, यानी कि उसकी सांस फेल हो सकती है। इन्फेक्शन, यानी कि उसके फेफड़ों में गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करें। इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।